ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 102 102। मुझे हरगज़ अंदाज़ा नहीं था कि यह नीम तारीख दरार इतनी गहराई तक जाएगी। मैं चलता गया और मुझे रास्ता देती थी। मैं आगे बढ़ने के साथ साथ ज़रा गहराई में भी उतर रहा था। कहीं कहीं जाले लगे हुए थे। जानवरों की मेंगना और गोबर वगैरह भी दिखाई देता था। दरार की दीवारें कच्ची लेकिन सख्त मिट्टी की थी। काफ़ी आगे जाकर मुझे एक जगह थोड़ी सी राख और कोयले नज़र आए या आग जलाई गई थी। इस वाक़े को कितना अरसा हुआ था इसके बारे में कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। फिलहाल ये दरार बिल्कुल सुनसान नज़र आती थी। किसी जगह दम घुटता हुआ महसूस होता था, लेकिन किसी जगह हवा की मध्यम सी हरकत भी महसूस होती थी। भीगी हुई राइफल मैंने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ी हुई थी। आगे जाकर दरार दो शाखों में तकसीम हो रही थी। मैं दाएं शाख में दाखिल हो गया। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा, एक ललकारती आवाज़ मुझे अकब से सुनाई दी। मैं एक बार फिर सख्ता ज़्यादा हो गया। मैं पलट कर देखा। नीम तरीकी में बज़ाहिर कोई नहीं था। बंदूक फेंक कर हाथ ऊपर उठाओ, एक बार फिर करख्त लहजे में कहा गया, मगर इस बार आवाज़ दूसरी थी। मतलब यह था कि यहाँ एक से ज़्यादा अफराद है। कौन हो तुम? मैंने राइफल फेंके बगैर कहा। सब कुछ बता देंगे, पहले अपनी इस माँ को नीचे फेंको, पहले शख्स ने गर्ज कर कहा। मेरे दिमाग में चिंगारियाँ सा फूटने लगी। ये लोग किसी सूरत मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। मैंने राइफल नीचे फेंक दी, लेकिन किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहा। कुर्ते पजामे और टोपी वाला एक मुकामी शख्स मेरे सामने आ गया। उसके हाथ में रिवाल्वर था। उसने रिवाल्वर का रुख मेरी तरफ रखा और राइफल उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसके अकब में 2-3 और हवेले से दिखाई दे रहे थे। जो ही उसने राइफल उठानी चाहिए, मैं नताए से बेपरवाह उस पर जा पड़ा। मेरी टांग बड़े ज़ोर से उसके चेहरे पर लगी। वह लड़खड़ा कर उसी सुरंगनुमा दरार में दीवार से जा टकराया। उसकी उंगली बेसाख्ता रिवाल्वर के ट्रैगर पर दब गई थी। धमाके के साथ शोला निकला और एक दीवार की तरफ चला गया। राइफल की नाल मेरे हाथ में आ चुकी थी। मैंने उसे लाठी की तरह घुमाकर रिवाल्वर बरदार के हाथ पर मारा। निशाना दुरुस्त लगा। रिवाल्वर उसके हाथ से छूट गया और वो डगराता हुआ पश्त के बल जा गिरा। यही वक्त था जब 2-3 साए मुझ पर चपटे। इनमें से 2 के हाथ में पुरानी तर्ज की तलवारें और एक के हाथ में लाठी थी। वो चिगाड़ते हुए मुझ पर आए। मैंने पीछे हटकर एक फायर करना चाहा, लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा था। बुरी तरह भीगी हुई कीचड़ आलूद राइफल से काम नहीं किया। तलवार का पहला वार मैंने राइफल पर रोका, फिर राइफल को किसी लाठी की तरह इस्तेमाल करते हुए हमलावर से भिड़ गया। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या है। बस मेरे सीने में आग की द्योकामत लहर थी और दिमाग में चिंगारियाँ छूट रही थी। लड़ने के साथ साथ मैं जुनूनी अंदाज में ताड़ रहा था। मार दो मुझे, जान से मार दो, मेरे टुकड़े कर दो। और जिन लोगों को मैं ये दावत दे रहा था वो सख्त बदहवास नजर आ रहे थे। इनमें से एक तो सर पर शदीद चोट खाने के बाद ज़मीन पर लोटपोट हो रहा था। दूसरे के हाथ से तलवार निकल गई थी और वो चला चला कर अपने साथियों को मदद के लिए पुकार रहा था, बुला रहा था। देखते ही देखते इस जगह का कहराम सा मच गया। फिर भागते कदमों की आहट सुनाई दी। उसके साथ ही एक गरजदार आवाज़ उभरी, ठहरो, ये क्या कर रहे हो? ये सुल्ताना का शौहर है। मेरे इर्द गिर्द एक सकूत सा हो गया। तलवार बरदार उसके साथी पीछे हट गए। वो अब आवाज़ के माखज़ की तरफ देख रहे थे। तब मैंने डॉक्टर चौहान को देखा और हैरान रह गया। वो दोनों हाथों को तसल्ली देने के अंदाज में हिला रहा था और मेरी तरफ आ रहा था। रुक जाओ ताबिश, ये दोस्त है, उसने पुकार कर कहा। मैं हैरत ज़्यादा खड़ा था। मेरे हाथ अब भी राइफल पर थे। मैंने उसे नाली की तरफ से बड़ी मजबूती के साथ थाम रखा था। सांस धुकनी हो रही थी। मैं लड़ने मरने को बिल्कुल तैयार था। चौहान ने आगे बढ़कर राइफल मेरे हाथ से ले ली और मुझे खींच कर एक तरफ ले गया। मेरे शदीद हमले से जख्मी होने वाले 2 अफराद को भी
दूसरे लोगों ने सहारा देकर उठा लिया और एक तरफ ले गए। चौहान की आंखों में नमी थी। उसने मुझे गले लगा लिया और बोला, हमें हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें यहाँ देखेंगे। ये तो एक करिश्मा है। ये कौन लोग हैं? उन्होंने मुझ पर हमला किया है, मुझे मारने की कोशिश की है। ये गलतफहमी की वजह से हुआ। अगर इनकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाता तो सबसे ज़्यादा दुख भी इन्हीं लोगों को होता। ये दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। तुम्हारी और सुल्ताना की खातिर ही यहाँ इस जगह छुपे हुए हैं। शायद तुम्हें पता नहीं, वहाँ जरगा में इस रात क्या कुछ हुआ है। तुम किस रात की बात कर रहे हो? जब सुल्ताना को जेल से निकालकर जॉर्ज गोरे की रैशगाह पहुंचाया गया और तुम जॉर्ज के 2 मुलाजमों को जख्मी करके वहाँ से भागे। मैं सवालिया नज़रों से चौहान का चेहरा तक रहा था। वो बोला, तुम्हें पता है तुम अब किस जगह पे हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। उसने कहा, तुम एक बार फिर नल पानी के आसपास पहुंच चुके हो और ये एक बड़ी अच्छी पनाहगाह है जहां तुम आ गए हो। ये एक ज़बरदस्त इत्तेफाक है कि यहाँ मौजूद लोगों में से कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम आज खुद यहाँ पहुँच जाओगे। तुम इस रात की बात कर रहे हो, क्या हुआ था उस रात को? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पहले तुम अपना लिबास दुरुस्त कर लो। तुम्हें मरहम पट्टी की ज़रूरत है, बल्कि मेरा ख्याल है सबसे पहले तुम नहा लो। मैं एक बार शदीद हैरत की जद में था। मैंने खुद को एक तिनके की तरह महसूस किया, जैसे हालात की हवा अपने साथ उड़ा लिए जा फिर रही थी। यहाँ नहाने का इंतज़ाम मौजूद है। मेरे लिए एक मुकामी लिबास भी फराहम कर दिया गया। डॉक्टर चौहान ने अपने हाथ से मेरे मुख्तलिफ ज़ख्मों और खराशों वगैरह पर मरहम पट्टी की। इस दौरान मैं देखता रहा कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों की निगाहों में मेरे लिए हमदर्दी और दोस्ती की झलक है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कमोबेश 40 अफराद थे। इनमें औरतें भी कोई नहीं थी। एक ख़ास बात यह थी कि ये सब मुसलमान दिखाई देते थे। इनके पास आतिशीनी असले के अलावा तलवारें और लाठियाँ वगैरह भी थी। मुझे इनमें से चंद एक के चेहरे और जिस्म पर चोटों के ताज़ा निशान भी नजर आए। ये दराड़ यहाँ आकर कई शाखों में तकसीम हो गई। कई जगह गहरी तारीकी थी, यहाँ मशले वगैरह जल रही थी। कई हिस्सों में हल्का सा उजाला मौजूद था। वैसे भी अब मुझे यहाँ दाखिल हुए 1.5-2 घंटे गुजर चुके थे। मेरी आंखें बदतरीन नीम तारीकी में देखने के काबिल हो गई थी। ये जगह ज़ेर ज़मीन एक वसी और रीज़ कुदरती गार की तरह थी। एक तन्हा गोशे में चटाई बिछी थी और 2 मोमबत्तियाँ रोशन थी। चौहान मुझे वहाँ ले आया। उसने मुझे ज़बरदस्ती थोड़ा सा पनीर खिलाया, साथ में खुश्क गोश्त के टुकड़े और भुने हुए चने थे। पानी पीकर कदरे मेरी जान में जान आई। मेरी निगाहों में वो 2 अदद लाशें घूमने लगी जिन्हें मैंने अपने पीछे आबी गुजरगाह के किनारे छोड़ आया था। नाकाबिले यकीन बात यह थी कि इन लोगों को मैंने मारा था और अपने हाथों से मारा था। चौहान ने मुझसे पूछा, जहाँ तक मैं जानता हूँ जो राइफल तुम्हारे पास है वो हुक्म जी के ज़ाती गार्ड के इस्तेमाल में होती है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। पहले ये बताओ कि उस रात जरगा में क्या हुआ था। वो कुछ जो बहुत कम लोगों ने सोचा था। दरअसल जब आम लोगों के दिलों के अंदर लावा पकता रहता है तो एक रोज़ उसे बाहर निकलना ही होता है। जबर, ताकत और चालबाजी से इन जज्बों को दबाया नहीं जा सकता जो इंसानों के अंदर पलते हैं और हर गुजरने वाले दिन के साथ फलते फूलते हैं। बर्दाश्त की एक हद होती है। याद ख़त्म हो तो पानी जैसी रिश नरम शय भी बड़े से बड़े मजबूत बंद बहा कर ले जाती है। जरगा में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही हो रही है। इस ताज़ा वाक़े ने लोगों को और ज़्यादा बदजन कर दिया। जॉर्ज गोरा ने जो कुछ किया बड़ी राजदारी से किया। तुम्हें पता ही होगा कि जॉर्ज गोरा जरगा की जेल का इंचार्ज भी है। बड़ी राजदारी सुल्ताना को रात के वक्त जेल से निकलवा कर अपने घर ले गया था, लेकिन ये बात राज नहीं रह सकी। जेल का एक मुलाजम मुजफ्फर जो तो जॉर्ज का वफादार है, लेकिन इस ज्यादती को बर्दाश्त न कर सका। उसने बड़ी मस्जिद के इमाम साहब को जाकर सारा वाक़या बता दिया। इस वक्त तक रात के 12 बज चुके थे। पूरा जरगा सोया पड़ा था, लेकिन ये ऐसी खबर थी जो देखते ही देखते मुसलमान आबादी में फैल गई। अगले रोज सुबह बुधेरे सैकड़ों लोग जॉर्ज के घर पर सामने इकट्ठे हो गए। जो दिन चढ़ता गया या जो बढ़ता गया, लोगों के तेवर देखकर जॉर्ज ने बहुत से मुसल्ला गार्ड बुला लिए। सूर्य निकलने से पहले ही लोगों ने जॉर्ज के घर पर हल्ला बोल दिया। गार्ड ने पहले तो लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग के जरिए लोगों को डराना चाहा। जब बस नहीं चला तो सीधी फायरिंग शुरू कर दी। वहाँ बहुत हंगामा हुआ। बरोज, मेरा मतलब है ताबश। क्या तुम्हें इसकी कुछ खबर नहीं? चौहान ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मैं उसी
رات درگاہ سے نکل گیا تھا۔ میں نے یہ 2 دن بالکل ویرانے میں گزارے ہیں، میں نے کہا۔ چوہان نے بتایا اس ہنگامے میں کم از کم 8 لوگوں کی جان گئی ہے۔ 6 بندے مظاہرہ کرنے والوں میں سے بھرے تھے اور 2 گارڈ بھی جان سے گئے۔ انہیں کلاڑیوں اور چھریوں کے زخم لگے تھے۔ اس دوران میں جارج اور اس کے 2 قریبی ساتھی موقع دیکھ کر عقبی راستے سے کوٹھی سے نکل گئے۔ حکم جی تو درگاہ سے باہر ہے۔ اس کے قائم مقام نے گارڈ کی مزید نفری منگوائی اور بڑی مشکل سے اس ہنگامے کو کنٹرول کیا۔ سلطانہ کا کیا بنا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ لوگوں نے اسے اور تمہارے بچے بالو کو بھی کوٹھی سے نکال لیا۔ کہاں ہے وہ؟ چوہان نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے اسے کہاں ہونا چاہیے؟ وہ یہیں پر ہے، میں نے پوچھا۔ چوہان نے اس بات میں سر لایا، پھر گہری سانس لے کر بولا، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں کہ تم فوری طور پر اس سے مل سکو۔ اس نے سارے حالات کا بہت زیادہ اثر لیا ہے۔ یہاں ایک بندے کے پاس افیون تھی، میں نے اسے دی تاکہ وہ کچھ سکون سے رہ سکے۔ چوہان کے چہرے پر دکھ کے تاثرات تھے۔ میری نگاہوں میں ایک بار پھر وہی منظر گھوم گیا جب میں بے بسی کی حالت میں جارج کے کمرے سے باہر آ رہا تھا اور سلطانہ دروازہ بند کر رہی تھی۔ یہ منظر جیسے میرے حافظے سے چپک کر رہ گیا تھا۔ میری سانس تیز سے چلنے لگی اور رگ پٹھوں میں تناؤ محسوس ہوا۔ کیا بات ہے؟ چوہان نے میرا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتا، کہیں دور سے بچے کے رونے کی مدھم آواز سنائی دی۔ یہ بالو ہی تھا۔ میں سلطانہ اور بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے ڈل لہجے میں کہا، لیکن اس سے سلطانہ اور ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس نے جتنا ڈسٹرب ہونا تھا ہو چکی، میں نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو ٹھہرو، ایسے نہیں۔ چوہان نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک لیا۔ پہلے مجھے سلطانہ کے پاس جا کر وہاں کی صورتحال دیکھنے دو۔